हो गए थे और अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसे मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका दिल पूरी तरह से अलग अलग ख्यालों से भर गया था। उसे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी। अब उसमें एक सेकंड भी चलने की हिम्मत नहीं थी। रेहान को इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे वाकई अब उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म होने वाली है और वह अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को इस तरह से गुजार रहा है। रेहान, जो क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ पूरे टाइम बहुत ही एटीट्यूड के साथ बिहेव कर रहा था, उसका सारा एटीट्यूड इस वक्त खत्म हो चुका था और उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि रेहान मित्तल परिवार का बेटा है। रेहान को मन ही मन अब अपने लोगों पर गुस्सा आ रहा था। वह सोच रहा था कि उसे बचाने के लिए तक कोई आया क्यों नहीं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उसे मैगी और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर और उनकी ताकत पर पूरा विश्वास था। उसे लग रहा था कि इस बार उसे हजारों किलोमीटर दूर लेकर आ गया है। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। इसी वजह से शायद उसके लोगों को यहाँ तक पहुँचने में देर लग रही है। रेहान को इस बार हजारों किलोमीटर दूर लेकर आया गया था और जानबूझकर उसे पीटिंडे से इस तरह के पहाड़ी इलाकों में रखा गया था, जिस वजह से इतने कम टाइम में रेहान के लोग उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। रेहान की हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, यहां तक कि उसके साथ आई रितिका की तबीयत तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। पूरे रास्ते उन्हें कई बार ऊंचे पहाड़ों से होकर नीचे जाना पड़ा था और इसी वजह से रितिका बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अब उसमें सांस लेने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। जब रेहान और रितिका को अंधेरे कमरे में बंद किया गया तो रितिका की हालत बहुत खराब हो गई और कमजोरी की वजह से वह वही चक्कर खाकर रेहान की गोद में सर रखकर लेट गई। रितिका की तबीयत खराब होता देखकर रेहान ने परेशान होते हुए कहा, रितिका शुक्ला, परिवार की हरकतें देखकर लग रहा है कि ये लोग मेरे लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं और यह लोग मुझे उसे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम बिना वजह मेरी वजह से इस पूरे मामले में फंस गई हो और मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। रितिका अभी भी हल्के होश में थी, इसीलिए रेहान की बात उसे समझ आ रही थी। उसने अपनी कमजोर और मरी हुई आवाज में रेहान से पूछा, शुक्ला, परिवार आपको जाने क्यों नहीं दे रहा? क्या वह आपको अपने बेटे से एक्सचेंज नहीं करना चाहते हैं? रितिका की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, वह लोग मुझे और सिद्धार्थ को एक्सचेंज करेंगे। फिर भी मुझे नहीं लगता कि शुक्ला परिवार मुझे इतनी आसानी से यहां से जाने देगा। शुक्ला, परिवार मुझे तब तक टॉर्चर करेगा जब तक उनका मन नहीं भर जाता और उनके दिल को सुकून नहीं मिल जाता। जैसे ही रितिका ने रेहान की बात सुनी तो उसने उससे कहा, क्या सच में? तो फिर हम लोग ऐसे ही यहां बैठकर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते? हमें यहां से भागने के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होगा। रेहान ने रितिका की बात सुनकर उसकी कमजोर हालत को देखा, जहां वह मुश्किल से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, और उसकी इस हालत को देखकर उसने दिल में दर्द लिए बहुत मुश्किल से कहा, इस वक्त हम जिस हालत में हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम लोग यहां से भाग पाएंगे? और इतना कहकर रेहान आसपास की अपनी सिचुएशन को ध्यान से देखने लगा, जहां इन लोगों को बंद किया गया था। वहां चारों तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ों से बनी दीवारें थीं और यहां से जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिसे भारी लकड़ी के टुकड़े से बंद किया हुआ था। और बाहर बहुत सारे गार्ड्स खड़े हुए थे और चारों तरफ फैले हुए थे। अपने चारों तरफ की हालत देखकर रेहान यही कह सकता था कि इस वक्त उनके बचने की या यहां से जाने की कोई उम्मीद नहीं थी, और अगर उम्मीद होती भी तो रेहान और रितिका की हेल्थ इतनी ज्यादा वीक हो चुकी थी कि इन लोगों में यहां से खुद खड़े होकर चलने तक की हिम्मत नहीं थी। अपने आसपास की सिचुएशन देखकर रेहान ने गहरी लंबी सांस लेकर दुखी होते हुए कहा, यहाँ की हालत देखकर मैं फिलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि हमें मैगी और बाकी लोगों के यहाँ आने का इंतजार करना होगा। अब वह लोग ही हमें बचा सकते हैं, या फिर उस किडनैप लड़की का इंतजार करना होगा जिसने हमें यहाँ से बचाने का वादा किया था।
सच कहूं तो मुझे अभी तक उसका नाम भी नहीं पता है। पता नहीं वह यह काम कर भी पाएगी या नहीं। रेहान की बात सुनकर रतिका ने रेहान से पूछा, रेहान, क्या आपको सच में लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ देर पहले जो बातों बातों में एग्रीमेंट हुआ था वह वाकई इफेक्टिव होगा? रतिका की बात सुनकर रेहान ने उदास होते हुए कहा, किसे पता एनीवे, मैंने बस आखिरी वक्त में उस दांव को खेलने की कोशिश की थी। अब भगवान जाने क्या होगा और क्या नहीं। इतना कहकर रेहान ने एक लंबी आह भरी और उम्मीद से दरवाजे की तरफ देखने लगा। रेहान की बात सुनकर कुछ सोचते हुए रितिका ने कहा, पर आपको तो पता है ना कि उस लड़की ने जैसे ही हमें शुक्ला परिवार को सौंपा तो शुक्ला परिवार ने अगले ही पल हमें उस जगह से ट्रांसफर करके यहां भेज दिया ताकि वह लड़की हम तक पहुंच ना पाए। रितिका की बात सुनकर रेहान ने अपनी गर्दन हां में हिलाते हुए कहा, यह बात सच कही। शुक्ला परिवार को देखकर नहीं लगता कि उन्हें उस किडनैपर्स पर थोड़ा सा भी भरोसा है। इन लोगों को जब उस जगह से यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा था तो रेहान ने तभी सोच लिया था कि वह किडनैपर लड़की इन लोगों को नहीं ढूंढ पाएगी और ना ही इन लोगों को बचा पाएगी। इसीलिए रेहान की आखिरी उम्मीद अब अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड मैगी से थी, जो जल्द से जल्द आकर बस उसे बचा ले। रेहान जब यह सब कुछ सोच रहा था तब मैगी की हालत इंडिया में कुछ खास अच्छी नहीं थी। वह रेहान की चिंता करके पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसका दिमाग खराब हो गया था। वह समुद्र में, आकाश में और यहां तक कि जमीन पर जहां उसे सबूत मिलने की गुंजाइश थी, वह हर जगह रेहान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अभी तक उसके हाथ कोई सबूत नहीं लगा था और इसी वजह से मन ही मन में मैगी का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अगर उसे जल्द से जल्द रेहान या शुक्ला परिवार के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली तो शायद वह सब लोगों को अपने साथ लेकर सीधे शुक्ला परिवार के पास चली जाएगी और धरती आसमान एक करके रख देगी। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार के पहाड़ी इलाकों में रेहान जिस सुनसान और काले अंधेरे कमरे में बंद था, वहां बाहर जितने भी गार्ड्स थे वो सब शुक्ला परिवार के भरोसेमंद थे और उन लोगों को रेहान की कोई चिंता नहीं थी। उन लोगों ने पूरे दिन से रेहान और बेपतम और रितिका को एक दाना अन्न या पानी नहीं दिया था। कुछ भी ना खाने पीने की वजह से रितिका और रेहान की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी और वह धीरे धीरे भूख से तड़पने लगे थे। जिस अंधेरे कमरे में रेहान को रखा गया था उसके बाहर खड़े गास आराम से बड़ी बड़ी मछलियां और रेड वाइन गटक रहे थे। और इतना ही नहीं, रेहान और रितिका को चिढ़ाने के लिए वह लोग बार बार अपने हाथ में पकड़ी हुई मछली को उन लोगों के मुंह के पास लेकर जा रहे थे ताकि उन्हें और ज्यादा भूख लगे। और उनमें से कुछ गाद तो अपनी गंदी नजरों से लगातार रितिका को देख रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों की बातें रेहान को और ज्यादा इरिटेट कर रही थीं। ये लोग लगातार बकवास बातें किए जा रहे थे। कुछ लोग लगातार कह रहे थे, ओहो रेहान, मित्तल जी, हमने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आपको भी एक दिन यहाँ आकर ऐसी हालत में रहना पड़ेगा। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो हमारे पास एक चिकन लेग पीस है, तुम चाहो तो हम तुम्हें वह दे सकते हैं। हाँ, हम दे सकते हैं, पर उसके लिए तुम्हें हमें अपना दादा कहकर बुलाना होगा। हो सकता है, क्या पता, हम दया करके तुम्हें खाने के लिए कुछ दे दे। रेहान को इन लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रेहान जानता था कि ये लोग शुक्ला परिवार के दम पर इतना उछल रहे हैं और उसे इन लोगों से बातें कर अपना दिमाग और मूड और ज्यादा खराब नहीं करना था। इसलिए वह बस लगातार उन्हें इग्नोर कर रहा था। हालांकि रेहान का ये एटीट्यूड देखकर वहां खड़े बॉडीगार्ड गुस्सा हो गए और चिढ़ते हुए रेहान को गाली देकर बोलने लगे, साले तुझे क्या लगता है, कौन है तू? तू यहां पर सिर्फ एक कैदी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुझे सच में लगता है कि तू अभी भी अपना वो मित्तल परिवार का गुरूर हमें दिखा सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पूरे दिन से भूखा रहने के बाद भी यह हमें अकड़ दिखा रहा है। एक बार हमारे बॉस आ जाए, उसके बाद
इसकी ऐसी हालत करेंगे कि यह ना कुछ बोलने लायक रहेगा और ना कुछ दिखाने लायक। इतना कहकर सभी गार्ड्स जोर जोर से हंसने लगे। रेहान को इन लोगों की बातें सुनकर बिल्कुल भी डर न लग रहा था और ना ही उसे कोई खास फर्क पड़ रहा था। उसने इन लोगों की तरफ देखकर इनका मजाक बनाने के लिए ऐसे में हंसते हुए कहा, जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि जल्दी ही मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मौत शब्द का भी मतलब क्या होता है। मैं खुद तुम्हारी मौत को लिखूंगा। जैसे ही वहां खड़े गार्ड्स ने यह बात सुनी तो सब लोग चुप हो गए और तभी उनमें से एक ने, जो काफी देर से जोर जोर से हंस रहा था और बकवास बातें कर रहा था, उसने अचानक से शांत होते हुए रेहान से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? इस आदमी की बात सुनकर रेहान ने अपने मित्तल वाले अंदाज में कहा, कुछ नहीं, बस मैं तुम लोगों को तुम्हारा फ्यूचर बता रहा था। जो लोग मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं उन्हें रेहान मित्तल स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि दुनिया की और ब्रह्मांड की ऐसी जगह भेजता है जहां से वापस वह किसी भी जन्म में नहीं आ सकता। तुम लोग ही नहीं, अगर तुम्हारा वह बॉस शुक्ला भी यहां आ जाए तो भी तुम सब लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाओगे। इस वक्त हान की आवाज में एक अलग ही जोश और कड़की थी, जिसे सुनकर वहां खड़े सारे गार्ड्स कुछ देर के लिए एकदम दंग रह गए। पर जल्दी ही सब लोग एक दूसरे को तिमने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। फिलहाल ये किसी राक्षस से कम नहीं लग रहे थे। हा, जितनी मजाकिया बात कर रहा है उससे लग रहा है कि इसमें अभी भी ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को धमकी देने की हिम्मत है। मानना पड़ेगा, इससे बड़ा बेवकूफ मैंने अपनी पूरी दुनिया में नहीं देखा। यह आदमी मरने की हालत में है और अभी भी शुक्ला परिवार के खिलाफ बातें कर रहा है। हमारे बॉस कल पर्सनली तुम्हें यहां आकर तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा देंगे। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम भगवान से दुआ करो कि तुम कुछ और दिन जी पाओ, क्योंकि जब कल हमारे बॉस यहां आएंगे तो तुम्हें अपने कहे हुए एक एक शब्द पर अफसोस होगा। इन लोगों को नहीं पता था कि इन्होंने बातों बातों में रेहान को कितनी बड़ी खबर दे दी थी। जैसे ही रेहान ने इन लोगों की बात सुनी तो उसकी आंखें एकदम से चढ़ गईं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रेहान ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मिस्टर शुक्ला खुद यहां आकर उसे मारेंगे, क्योंकि फिलहाल उनका बेटा रेहान की कैद में था और हर एक इंसान की अपनी कमजोरी होती है। शुक्ला जी की कमजोरी उनका बेटा था। अगर वह रेहान को मारते हैं तो उन्हें कभी भी अपना बेटा जिंदा वापस नहीं मिलेगा और शायद मरने के बाद भी ना मिले। रेहान जानता था कि इतना बड़ा परिवार, जिसने इतने सालों से इस पूरे देश में अपना वर्चस्व बनाया हुआ है, वह इतनी बड़ी बेवकूफी कभी नहीं करेगा। वह कभी भी अपने इकलौते बेटे को रेहान के हाथों इस तरह मरने नहीं देगा। रेहान जानता था कि बड़े घरों में वारिस की अपनी अहमियत होती है, खास करके जब वारिस लड़का हो तो वे लोग कभी भी अपने इकलौते बेटे को इस तरह की सिचुएशन में नहीं देना चाहते हैं। अगर शुक्ला जी के एक से ज्यादा बच्चे होते तो शायद वो रेहान को यहां से जिंदा वापस नहीं जाने देते। पर रेहान की खुशकिस्मती थी कि उसने ऐसे इंसान से पंगा लिया था जिसका सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी उसकी कैद में था। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शुक्ला वाकई रेहान की जान फिलहाल नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि उनकी अपनी जान उनके बेटे में बसती थी और उनका बेटा हान की कैद में था। इसीलिए वो ये गलती तो कभी नहीं कर सकते थे। अभी तक रेहान भी समझ गया था कि शुक्ला जी उसकी जान नहीं लेंगे, पर उसे टॉर्चर जरूर करेंगे और तब तक करेंगे जब तक उनका मन नहीं भर जाता, क्योंकि इसी तरह वह अपना सारा गुस्सा रेहान पर उतार सकते थे। वही जिस अंधेरे कमरे में रेहान को कैद किया गया था, वहां खड़े गार्ड लगातार रेहान को भला बुरा कह रहे थे और उसकी बेइज्जती कर रहे थे, पर काफी देर तक रेहान पर कोई असर नहीं हुआ और यह देखकर लास्ट में उन गार्ड्स ने भी हार मान ली। उन्हें बस अपने खाने पीने से मतलब था और जब इनका खाना पीना पूरा हुआ तो वे दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगे। यह सच था कि इन लोगों को शुक्ला परिवार ने भेजा था, पर इससे पहले ये लोग शुक्ला परिवार के रिमोट माउंटेन तिया में काम किया करते थे
और सभी लोग एक से बढ़कर यामदिसर एक धूर्त इंसान थे। यह लोग पूरे साल इसी सुनसान पहाड़ी पर रहते थे। इसी वजह से इनकी बातों में और इनके शरीर पर एक अलग ही कोल्डनेस आ गई थी। दारू के नशे में इन लोगों के असली शौक भी दिखने लगे थे। इतना खाने पीने के बाद अब यह लोग 1000 किलोमीटर दूर इस सुनसान पहाड़ी इलाके में रेहान के साथ अकेली बैठी रतिका को ही देख रहे थे और उसे अपनी गंदी नजरों से लगातार घूर रहे थे। ऐसा नहीं था कि यह लोग आज पहली बार ऐसा कुछ कर रहे थे। हमेशा से यह लोग ऐसे ही थे और आज रतिका को अपने सामने बैठा देखकर यह लोग उसके साथ भी कुछ ना कुछ करने की सोच रहे थे। मिस्टर शुक्ला ने इन लोगों को धमकी दी थी कि इनमें से कोई भी रेहान को तब तक हाथ नहीं लगाएगा जब तक वह खुद की इजाजत नहीं देते हैं। हालांकि शुक्ला जी ने उन्हें रितिका के साथ कुछ करने या ना करने के लिए कुछ नहीं कहा था। इस वक्त एक गार्ड जिसके हाथ में दारू की बोतल थी, उसने गुस्से से उस बोतल को नीचे फेंका और लॉकअप के उस दरवाजे की तरफ देखने लगा जहां रितिका बैठी हुई थी। रितिका फिलहाल बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस गार्ड ने अपने आसपास के लोगों से कहा, तुम में से इस लॉकअप की चाबी किसके पास है? जल्दी से मुझे चाबियां दो ताकि मैं अंदर जाकर एंजॉय कर सकूं। एक दूसरा गार्ड जिसके मन में भी काफी देर से यही ख्याल आ रहा था, जैसे उसने इस आदमी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आसपास के सभी लोग हंसने लगे। तभी उनमें से एक ने इस गार्ड को कहा, लगता है तुम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी जल्दबाजी में हो। यहाँ पर एक नियम है, जो भी पहले यहाँ आता है वही हर चीज पर अपना पहला हक रखता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो और यह लड़की दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। मैं पहले जाऊंगा। हम लोग आपस में क्यों लड़े? क्या फर्क पड़ता है कौन पहले आया है और कौन बाद में? ये गार्ड लगातार आपस में बहस करने लगे क्योंकि इन लोगों ने पी हुई थी। इसीलिए बातों में ये लोग कब झगड़ने लगे इन्हें भी पता नहीं चला। बहुत देर तक ये सब लोग इसी तरह आपस में बहस करते रहे पर कोई सल्यूशन नहीं निकला। वहीं दूसरी तरफ रेहान जो लॉकअप में बंद था, वह इन लोगों की बातें सुन सुनकर ठंडे पसीने से भीग गया था। उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। रेहान एक लड़का था, इसीलिए उसे अपनी इज्जत की उतनी चिंता नहीं थी। हाँ, जब तक कोई स्पेशल इशू नहीं हो सकता उसे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। पर रितिका एक लड़की थी और रेहान कभी भी इन घटिया लोगों से रितिका को इस तरह बदनाम होते नहीं देख सकता था। पर उसके चाहने या ना चाहने से क्या होता था? फिलहाल तो वह कहीं का बड़ा राजकुमार नहीं बल्कि एक कैदी बन चुका था जो बेबस था। रेहान मन ही मन खुद को कोसने लगा कि यह सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और बिना वजह रितिका इन सब में फंस कर रह गई है और पता नहीं अब ये लोग उसके साथ क्या करेंगे। रेहान ने परेशान होकर रितिका की तरफ देखा जो उसके बगल में एक कोने में चुपचाप बैठी हुई थी और लगातार अपने सामने की बड़ी सी दीवार को देख रही थी। कोई नहीं बता सकता था कि फिलहाल उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे इस तरह देखकर रेहान को और भी ज्यादा डर लग रहा था। उसने माहौल को थोड़ा शांत करने के लिए जबरदस्ती हंसते हुए कहा, रितिका, ये लोग अंदर आकर हम लोगों से सवाल जवाब करना चाहते हैं। तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही है क्या? रितिका जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसीलिए वह चुपचाप बैठी थी और वॉल को देख रही थी। पर उसने रेहान की बात सुन ली थी, इसीलिए रेहान की बात को सुनकर उसे करेक्ट करते हुए बोली, वो लोग अंदर सवाल पूछने नहीं आ रहे हैं बल्कि आपस में एक दूसरे से बहस कर रहे हैं कि कौन पहले अंदर आएगा। रितिका को बोलता हुआ देखकर कहीं ना कहीं अब जाकर रेहान को थोड़ी शांति मिली थी। उसे लग रहा था कि कहीं तिको कुछ हो ना गया हो। वह पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर थी और पूरे दिन भूखे रहने की वजह से और ज्यादा कमजोर हो गई थी। तभी रेहान ने उसे बातों में लगाए रखने के लिए आगे कहा, इसका मतलब तुम सब कुछ सुन रही हो। अगर सब कुछ सुन रही थी तो कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया?
रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने दीवार को देखते देखते ही उससे सवाल करते हुए पूछा, क्या आप इन लोगों को ऐसा करने से रोक सकते हैं? जैसे ही रेहान ने यह सवाल सुना तो कुछ पल के लिए वह एकदम चुप हो गया और फिर रितिका की तरफ देखते हुए बोला, वैसे तो मैं फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूं, पर हां, अगर यह लोग अंदर आ गए तो मैं इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तब तक इन्हें रोक लूंगा जब तक मैं रोक सकता हूं। मैं इन कमीनों को तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाने दूंगा। इस वक्त रेहान जैसे अपनी बातें बोल रहा था। उसकी बातों में एक अलग ही जोश और जुनून दिख रहा था। जब रितिका ने रेहान की बात सुनी तो उसकी आंखों में एक अलग सा ठहराव, जो अभी तक आया हुआ था, वह बदल गया और उसके चेहरे के हाव भाव भी थोड़े से बदलने लगे। वही लॉकअप के बाहर अभी तक ये सारे गार्ड्स एक दूसरे से बहस कर रहे थे और किसी के पास भी कोई भी सल्यूशन नहीं था। तभी उनमें से एक गार्ड ने सजेस्ट करते हुए कहा, हम लोग बिना वजह एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, सभी लोग एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं और जो भी लास्ट में सबको हरा कर जीतेगा वही अंदर जाएगा। ये तो अच्छा आइडिया है, मैं ये करने को तैयार हूं। क्या किसी और को इससे कोई दिक्कत है? कुछ गार्ड अभी भी अपनी ड्यूटी को नहीं भूले थे, इसीलिए उन लोगों ने थोड़ा चिंता करते हुए कहा, अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो इस रेहान पर कौन ध्यान रखेगा? अगर यह लोग कहीं भाग गए तो जैसे ही दूसरे गार्ड ने इस गार्ड की बात सुने तो उसने जोर से हंसते हुए कहा, इसमें डरने वाली क्या बात है? यह एक गहरी और काली कोठरी है और यहां से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वह भी सामने वाला, और यह लोग भाग कर जाएंगे। कहाँ? हाँ, यह सही कह रहा है। वैसे भी सामने पत्थरों की इतनी बड़ी दीवार बनी हुई है और यह लोग सुबह से भूखे प्यासे हैं, 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। क्या तुम्हें लगता है ये लोग यहां से भागने के बारे में सोचेंगे? मुझे लगता है कि हम लोगों को ज्यादा दूर जाकर नहीं लड़ना चाहिए, यही इस लॉकअप के सामने ही लड़ते हैं। हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। कुछ देर बातें करके सारे गार्ड्स कुछ दूरी पर चले गए और वहां जाकर अपना जोश दिखाने लगे। वही दूसरी तरफ रेहान और रितिका अभी भी अकेले उस कोठरी में बैठे हुए थे और इन लोगों की सारी बातें सुन रहे थे। तभी रेहान अंधेरे कमरे में पुशअप करने लगा। रेहान को ऐसे करते हुए देखकर रितिका ने कंफ्यूजन में पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं रेहान? रितिका का सवाल सुनकर रेहान ने पुशअप्स करते करते जवाब दिया, मैं अभी वार्म अप कर रहा हूं। जब वो लोग अंदर आएंगे तो मैं उन लोगों से लड़ पाऊंगा। जैसे ही रितिका ने रेहान की बात सुनी तो वह अपनी जगह से खड़ी होकर उस छोटी सी कोठरी के एक कोने में चली गई और वहां से कुछ खींचने लगी। रेहान को उस अंधेरे कमरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी वह अपनी जगह पर बैठकर ध्यान से रितिका को देखने लगा, क्योंकि रितिका कभी भी बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करती थी। तभी कुछ पल बाद रितिका अपने हाथ में कुछ लिए हुए रेहान के पास आए और उससे बोली, इसे खा लो। रेहान को अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, यह क्या है? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, यह एक तरह की मॉस होती है जो ज्यादातर अंधेरे और सक्रिय जगह पर ही उगती है। इस तरह की मुश्किल वक्त में इसे खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। रितिका की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा डाउट करते हुए पूछा, क्या सच में इसे खाया जा सकता है? रेहान को फिलहाल ऐसा लग रहा था कि रितिका उसके बारे में चिंता कर रही है, कि उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया है और बिना ताकत के वह लड़ नहीं पाएगा, और शायद इसीलिए वह उसे मॉस खाने के लिए कह रही है। इसे खाकर शायद वह कुछ देर तक और खुद को संभाल पाए। वैसे रेहान और रितिका दोनों मन ही मन जानते थे कि इतने सारे लोगों को रेहान अकेले नहीं संभाल पाएगा। वैसे तो रेहान ने मैगी से लड़ाई की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली थी और उसमें थोड़ी बहुत चीजें सीखी थी, और वह सब बहुत हाई स्किल नहीं थी। वह सब सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए था। रेहान को इतना सोचता हुआ देखकर रितिका ने उससे कहा, मुझ पर विश्वास करो,
रेहान, इन्हें खाने से तुम्हें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा और तुम्हारा पेट भी भर जाएगा। रितिका, और ज्यादा जिसमें जहर मिला होता है और यह ध्यान से खाया जाता है। जब यह फंगस मैच्योर हो जाता है और हम इसे आग पर पकाते हैं तो इसमें से चारों तरफ बहुत तेज धुआं निकलता है और उस धुएं में जहर होता है, जिससे कुछ देर के लिए आसपास के लोग बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही रेहान ने यह बात सुनी तो उसने हैरान होते हुए पूछा, तुम तो यह मुझे खाने के लिए कह रही थी और अब तुम कह रही हो कि इसमें जहर है। कुछ देर पहले तो बोल रही थी कि यह मशरूम की तरह होता है जो इस तरह की स्पेशल जगहों पर उगता है। इस वक्त रितिका और रेहान दोनों को बाहर से लड़ने की आवाज आ रही थी और वह लोग समझ सकते थे कि मुश्किल धीरे धीरे उनकी तरफ जा रही है और उन्हें पता था कि जल्दी ही कोई ना कोई इस लॉकअप को खोलकर यहां आ जाएगा। इसीलिए उन लोगों के पास बर्बाद करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं था। सबसे ज्यादा मुसीबत तो रितिका पर आने वाली थी, पर फिर भी वह इस वक्त बहुत ज्यादा शांत थी और उसे आसपास की कोई परवाह नहीं थी। रितिका ने बहुत ही शांति से रेहान को जवाब देते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए ये जो मौस तैयार किया है उसमें जहर नहीं है। इसके सारे फंगस मैंने हटा दिए हैं। फाइनली अब जाकर रेहान को रितिका की बात समझ आई थी और उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, मैं समझ गया। रेहान को डर था कि अगर वह अभी भी यह कहता कि उसे समझ नहीं आया है तो रितिका की नजरों में वह इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ कहलाता। इसलिए उसने आधा अधूरा जितना समझ आया था तुरंत रितिका को बता दिया। रितिका एक साइंटिस्ट थी और उसे इन सारे प्लान्स के बारे में काफी अच्छे से पता था और उसी का फायदा वह इस वक्त इस मुसीबत से निकलने में उठा रही थी। वही रेहान को मन ही मन अफसोस हो रहा था कि उसने सब्जेक्ट चूज करते वक्त साइंस सब्जेक्ट को ना चुनकर गलती कर दी। रेहान ने साइंस के बजाय ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को चुना था। ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट भले ही साइंस जितना ग्रेट नहीं था, पर दुनिया जीने के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में पता होना सबसे ज्यादा जरूरी था। फिलहाल की सिचुएशन देखकर यह कहा जा सकता था कि रितिका जो बायोलॉजी की एक्सपर्ट थी उसे सेकंड रिच जनरेशन के लोगों से ज्यादा नॉलेज थी, क्योंकि इन अमीर लोगों को सिर्फ इतना था पोस्ट और वो इतना पता था कि पैसे कैसे खर्च करने हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहां लॉकअप में बंद होने के बाद रेहान शुरू से लेकर अब तक बस इतना ही सोच रहा था कि वो यहां से कैसे बाहर निकले, पर असल में वह कुछ नहीं कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ रितिका ज्यादा बातें नहीं कर रही थी। वह थी यहां आई थी तब से अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख रही थी। चारों तरफ ध्यान से देखने के बाद उसे जल्दी ही ये स्पेशल प्लांट ग्रो होता हुआ दिखाई दिया। वह जानती थी कि इस तरह के यूनिक प्लांट इसी तरह के यूनिक एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं और इनका इफेक्ट भी ना ही ज्यादा यूनिक होता है। रितिका को जल्दी ही समझ आ गया था कि उसे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। वो रितिका फंगस प्लांट का इस्तेमाल करके चारों तरफ धुआं पैदा करना चाहती थी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो बाहर के सभी लोग परेशान होकर अंदर आते और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर यह लोग आराम से भाग सकते थे। रेहान और रितिका के पास इस वक्त आग नहीं थी, इसलिए इन लोगों ने इस फंगस को खा लिया। रितिका और रेहान दोनों जानते थे कि भगवान ने उन्हें इस मुसीबत में एक मौका दिया है, इसीलिए उन्हें हर हाल में कोशिश मौके का फायदा उठाना था। हालांकि उन्हें चीज की चिंता थी कि लॉकअप का गेट कब तक खुलेगा, क्योंकि अगर लॉकअप का गेट खुलने से पहले ही बाहर के लोग बेहोश हो गए तो रेहान और रितिका का भी। रेहान को फिलहाल अपने बायोनिक रोबोट की बहुत याद आ रही थी। उसका मन कर रहा था कि काश वह अपने साथ अपना बायोनिक रोबोट भी ले आता, ताकि एक पंच मारकर ही वह बायोनिक रोबोट दरवाजे को तोड़ देता और यह लोग आराम से यहां से चले जाते। रितिका के पास इस सिचुएशन से निकलने का और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने अपना साइंस वाला दिमाग इस्तेमाल किया और एक अलग रास्ता निकाल लिया। वो इन लोगों के अंदर आने का इंतजार नहीं कर सकती थी।
रितिका के लिए तो अच्छा होता अगर यह सारे गाज ते रहते। रेहान जब रितिका को बचाने के बारे में सोच रहा था, उस वक्त रितिका रेहान और खुद को दोनों को बचाने के बारे में सोच रही थी। रेहान हाथ पैर का इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा था और रितिका ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रही थी। रेहान मन ही मन रितिका का शुक्रिया अदा कर रहा था और आज उसे एक बात समझ आ गई थी कि दुनिया में पैसों से कुछ भी खरीदा जा सकता था, पर वक्त पर पैसे से ज्यादा दिमाग ही काम आता था। रेहान ने बिना कुछ कहे जल्दी से रितिका के हाथ से वह काला ब्लैक मॉस लिया और तुरंत उसे तका एक साथ ही मुंह में डाल लिया और जी गहते जल्दी चबाने लगा। कुछ देर तक इसी तरह से चबाने के बाद उसका पूरा मुंह और नाक बुरी तरह से अजीब सी स्मेल से भर गए। उसे इस वक्त बहुत फुटबॉल फील हो रहा था। रेहान और ज्यादा देर तक इसे अपने मुंह में नहीं रख सकता था, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसे निगल लिया और फिर बहुत मुश्किल से रितिका से अब पूछा, यह मॉस खाने के बाद इफेक्टिव होने में कितना टाइम लगता है? रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने जवाब देते हुए कहा, जल्दी ही असर दिखने लगेगा, कुछ ही सेकंड में, बल्कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा इसे चबाना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी इस प्लांट को अपने मुंह में चबाना है। जितना ज्यादा चबाओगे उतनी ज्यादा स्मेल इसमें से निकलेगी और यह पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर देगी और तुम खुद भी इसे निगलने के बाद बेहोश होने से बच पाओगे। रितिका की बात सुनकर रेहान ने मजबूर होते हुए कहा, यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इतना कहकर वह आसपास रखें और ज्यादा मॉस को इकट्ठा करके चिंगम की तरह अपने मुंह में चबाने लगा। इस बदबू से बचने के लिए रेहान अपना पूरा जोर लगाकर इस प्लांट को चबाने लगा। रितिका ने भी अभी तक इस प्लांट को अपने मुंह में डाल लिया था और लगातार चबा रही थी और साथ ही साथ रेहान को यह भी समझा रही थी कि इस प्लांट में से कौन सी पत्तियां मूंछो हैं और कौन सी नहीं, और किसे खाना चाहिए और किसे नहीं। इसके बाद दोनों मिलकर उस प्लांट की बहुत सारी पत्तियों को इकट्ठा करने लगे और फाइनली रितिका को समझ आ गया कि वह इस प्लांट का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। इसलिए उसने तुरंत रेहान को रोकते हुए कहा, ठीक है, अब हमें कहीं से भी आग ढूंढनी होगी ताकि हम इन पत्तियों को जला सके। जैसे ही रेहान ने रितिका की बात सुनी तो वह बाहर जल रही छोटी सी फायर लाइट को देखने लगा जो उन लोगों के लॉक के बाहर थी। यह जगह शुक्ला परिवार की सीक्रेट जगह थी और यहाँ इस सुनसान जगह में मुश्किल से कोई रहता था। इस वजह से यहाँ ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी थी और ना ही कुछ और इसीलिए बाहर खड़े गार्ड्स को भी फायर लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से रेहान और रितिका को अपना प्लान सक्सेसफुल बनाने का और अच्छा मौका मिल गया था। रेहान को अपनी आंखों के सामने एक जलती हुई लकड़ी दिख रही थी, इसीलिए बिना किसी मेहनत के उसे बस उस फंगस को आग में डालना था। इन लोगों की खुशकिस्मती थी कि भगवान इनका साथ इस वक्त अच्छे से दे रहा था और जो इन्हें चाहिए था मिलता जा रहा था। रितिका और रेहान ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वह फंगस इकट्ठा किया और धीरे धीरे उसे एक एक करके बाहर जल रही आग में डालने की कोशिश करने लगे। जल्दी ही इन लोगों को सफलता भी मिल गई और तभी रेहान ने देखा कि इस प्लांट को आग में डालने पर आग एकदम से भटक नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे इस फंगस वाले प्लांट की ये जहरीली बदबू चारों तरफ फैल रही है। आग में भुनने की वजह से यह प्लांट और ज्यादा खतरनाक हो रहा था और चारों तरफ धीरे धीरे एक धुआं सा फैलने लगा था। यह धुआं रेहान की सेल में भी फैल गया। हालांकि इतनी अंधेरी कोठरी में यह धुआं फैलने के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि चारों तरफ काला अंधेरा था। इस वजह से रेहान को डर था कि कहीं बाहर खड़े गार्ड को यह धुआं दिखाई नहीं दिया तो उन लोगों की खुद की जान भी खतरे में आ सकती है। रेहान अब हर हाल में इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता था, इसीलिए उसने हाथ में लिए हुए सारे फंगस प्लांट को एक साथ आग में डाल दिया ताकि इसका असर पड़ सके।
रेहान को मन ही मन यह भी डर लग रहा था कि उनका यह प्लान फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उन लोगों के यहाँ से बचने सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। रितिका और रेहान ने सारे फंगस प्लांट को आग में डाल दिया और वापस लॉकअप में बैठकर अपने मुंह में लगातार उस मॉस को चबाने लगे। अब बस इन लोगों को अपने प्लान के सक्सेसफुल होने का इंतजार था। रेहान को इस वक्त एक स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी। उसे नहीं लग रहा था कि उसने अभी तक जो भी मेहनत की है वह खराब जाएगी। उसे रितिका और उसकी साइंस पर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि एक किताबी कीड़ा कभी भी गलत साबित नहीं हो सकता है, और अगर वह गलत साबित होती है तो उसे जीनियस कहना गलत होगा। वही बाहर खड़े गार्ड जो अभी तक झगड़ रहे थे, उनका झगड़ा भी पूरा हो गया था। और फाइनली जो इंसान जीता था वो एक हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर इंसान था। उसके मसल्स बहुत ज्यादा सॉलिड थे और देखने में वह बहुत खतरनाक लग रहा था। जो आदमी जीता था उसने बहुत ही प्राउड होकर इस लॉकअप की चाबी अपने हाथों में ली और सभी गार्ड्स के सामने खड़े होकर दरवाजे को खोलते हुए रेहान से बोला, ही। वैसे रेहान मित्तल, इस लड़की का तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है? इस आदमी का सवाल सुनकर रेहान ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारी नजरें मेरे साथ आईं? लड़की पर है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी पहचान कोई सामान्य नहीं है। रेहान ने जब देखा कि सामने खड़े आदमी की नजर रितिका पर है तो उसने मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहा, क्या तुम्हारी नजर मेरे साथ आई? इस लड़की पर है? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि यह लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं है। जब सामने खड़े गार्ड ने यह बात सुनी तो उसने रेहान से सवालिया लहजे में पूछा, अच्छा तो कौन है यह? उसने अभी अपने बाकी साथी गार्ड से लड़ाई लड़ी थी, इसीलिए उसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो चुकी थी, पर फिर भी इस वक्त वो रेहान से बात कर रहा था, जबकि उसका मन सिर्फ कुछ देर आराम करने का था। इस आदमी का सवाल सुनकर रेहान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, यह लड़की इंडिया की टॉप साइंटिस्ट है और इसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी फेमस है, और यह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और से बात करने में मजा आ रहा था। वो इन्हें उकसाना चाहता था ताकि यह लोग जल्दी से जल्दी गुस्सा होकर अंदर आ जाए। हालांकि रेहान ने जितना सोचा था सामने वाला गार्ड उतना ज्यादा बेवकूफ नहीं था, इसलिए उसे रेहान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जब सुना कि रितिका इंडिया के टॉप साइंटिस्ट है तो वहां खड़े सभी लोग एक बार के लिए एकदम दंग रह गए, पर अगले ही पल सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, यह नाजुक कली तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड निकली। क्या टाइम आ गया है? यह कह रहा है कि इसके पास बहुत ज्यादा अजीब टेक्नोलॉजी है जिससे यह कुछ भी कर सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कह रहा है कि इस लड़की को इमोर्टल आर्ट और साइंस का पता है? मुझे तो लगता है यह रेहान मित्तल डर गया है, इसीलिए ऐसी बकवास बातें कर रहा है। साइंटिस्ट? वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में भी है एक दिन इंडिया की टॉप साइंटिस्ट के साथ मजे करना लिखा होगा। अगर यह साइंटिस्ट है तो इसका दिमाग तो बहुत ज्यादा भारी होगा ना। लगता है आज मेरी बॉडी का सारा कचुम्बर निकल जाएगा। हाँ। अरे भाई, तो दरवाजे पर ही क्यों खड़े हो? अभी तक जल्दी से दरवाजा खोलो, ड्रैगन है, और अंदर जाओ। तुम्हारे बाद हम लोग भी लाइन में खड़े हैं, और मुझे तो इस रेहान मित्तल से भी बदला ऐसे बदला लेना है। जैसे ही उस खतरनाक दिखने वाले गार्ड ने अपने साथी की बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए इससे कहा, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे वो करूं। मैंने यह शर्त जीती है और इस लड़ाई को जीतने के बाद मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा करूंगा। इस आदमी की बात सुनकर बाकी लोगों को गुस्सा तो आ रहा था, पर किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों की बातें सुनकर रेहान मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। बनापो हसन इन लोगों के अंदर आने का बेसब्र से इंतजार कर रहा था। रेहान ने जानबूझकर इन लोगों को बातों में उलझाया था, क्योंकि वह चाहता था कि यह लोग ज्यादा से ज्यादा इस जहरीली हवा को अपने शरीर के अंदर ले, वरना रेहान क्यों अपने मुंह को और उसके टेस्ट को खराब करता। गार्ड दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी पीछे से एक दूसरे गार्ड ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुको,
जैसे ही रेहान ने इस दूसरे आदमी की बात सुनी तो एकदम से अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके और रितिका के प्लान को उस गार्ड ने पकड़ लिया है और अब वो लोग यहां से नहीं भाग पाएंगे। रेहान का मन एकदम से घबराने लगा। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि यह आदमी कहीं उनके प्लान को पकड़ ना ले। तभी उस हट्टे कट्टे आदमी ने, जो दरवाजे खोलने वाला था, उसने अपने साथी से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे क्यों रोक रहे हो और इतनी तेज चिल्ला क्यों रहे हो? मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। तुम 1 मिनट रुको। इस गार्ड की बात सुनकर बाकी सभी सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलर्ट हो गए और आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। क्या दिक्कत हो गई? जैसा क्या दिख गया? इस अंधेरे में जो आदमी अभी तक रेहान के लॉकअप को खोलने वाला था और चाबी को ऑलमोस्ट ताले के अंदर लगाकर घुमा चुका था, उसने फिर से चाबी को वापस बाहर निकाल लिया और मुड़कर उन गार्ड्स को देखने लगा जो आपस में बात कर रहे थे। वैसे तो शुक्ला परिवार के भेजे हुए यह सारे सिक्योरिटी गार्ड्स दिमाग से पैदल लगते थे, जिनके दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ था, पर फिर भी बहुत सी बातें थीं जो यह लोग समझते थे और ऐसा कहा जा सकता था कि ये लोग रेहान को लेकर ज्यादा सीरियस थे। इन्हें भी पता था कि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो रेहान यहां से भाग जाएगा और उसके बाद मिस्टर शुक्ला इन लोगों की हलक में से इनकी जान निकाल लेंगे। जल्दी ही पूरा लॉकअप और बाहर खड़े सभी गार्ड एकदम चुप हो गए। चारों तरफ एकदम घोर सन्नाटा छा गया। रेहान तो अपनी सांस रोककर लॉकअप में बैठा हुआ था और बाहर खड़े गार्ड के बोलने का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके हाथ पैर कांप रहे थे। रेहान को इतनी देर से यही लग रहा था कि वह जल्दी ही अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा और इन सब लोगों को बेहोश कर देगा, भले ही वह उसके बाद यहां से भाग पाए या नहीं, पर कम से कम इतनी मेहनत करने के बाद वह थोड़ी सी कामयाबी तो पा ही लेगा। हालांकि अचानक से इस तरह की सिचुएशन आने की वजह से रेहान का दिल और दिमाग दोनों ही काम नहीं कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रितिका बिल्कुल भी परेशान नहीं थी और शांति से इन लोगों के आगे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। जिस गार्ड ने अपने बाकी साथियों को रोका था, उसने अपने सभी साथियों को देखकर बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन में अपना मुंह खोलते हुए कहा, मुझे लगता है कि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी साथी उससे एक साथ नर्वस होकर बोले, क्या बात है? जल्दी बताओ। आधे से ज्यादा रात पहले ही बीत चुकी है और शुक्ला सर कल कभी भी आ सकते हैं। यह बात हम सबको पता है, इसमें नया क्या है? उस गार्ड ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, हम लोग जिस बात की वजह से अंदर जा रहे हैं उस वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अब भी यहाँ पर 30 से ज्यादा लोग पहरा दे रहे हैं। जैसे ही बाकी लोगों ने इस आदमी की बात सुनी तो सब लोग हैरान हो गए। इसी वजह से तुमने मुझे अंदर जाने से रोका था। मुझे लगता है कि तुम अपनी बकवास बातें करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। अगर कुछ देर और तुम इसी तरह की बातें करते रहे तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपनी जगह से खड़े भी नहीं हो पाओगे। क्या यार, अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। पता नहीं कहां से उठकर आया है। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी गुस्सा हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो इस आदमी की बात को समझ रहे थे। इसीलिए उन लोगों में से कुछ ने कहा, हमारे साथी ने अभी अभी जो बात कही वह सच है। जो लोग सबसे लास्ट में आएंगे उन्हें तो कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तुमने सही कहा, तुम सब लोग तो अपना अपना काम करके निकल जाओगे, पर जब हमारी बारी आएगी तब तक शुक्ला यहां आ जाएंगे तो हम लोग फिर मजे कैसे करेंगे? बिल्कुल सही कहा, हमें इस प्रॉब्लम को डिस्कस करना होगा, वरना कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जो लोग लाइन में आखिरी में खड़े थे वे लोग किसी भी हाल में अपने बाकी साथियों को अंदर नहीं जाने देना चाहते थे और ना ही हार मानना चाहते थे। इतना टाइम और एफर्ट लगाने के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा, यह सोचकर इन लोगों को मन ही मन काफी बुरा लग रहा था। हालांकि इन सब लोगों की बातें सुनकर जिस आदमी ने इस लड़ाई को जीता था उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से इन सब लोगों को घूरते हुए सामने मिट्टी से भरे
भरे एक सैंडबर्ग को जोर से 2-3 बार पंच मार दिया ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। इसके बाद उसने उन लोगों को 2-4 पंच मारे जो अभी अभी खड़े होकर उसके अंदर जाने पर ऑब्जेक्शन कर रहे थे। उस आदमी के मारते ही वह लोग सीधे जमीन पर गिर पड़े और वापस खड़े होने की हिम्मत ही नहीं कर सके। इतना करने से भी उस आदमी का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने सभी लोगों को घूरते हुए गुस्से से कहा, पहले तुम लोगों ने कहा कि लड़ाई लड़ो और मैंने इतनी मेहनत करके लड़ाई लड़ी। तुम सब लोगों को पीछे छुपा और अब मेरे हाथ जो मछली आई है उसे तुम लोग मुझसे छीनना चाहते हो और उसमें भी तुम लोगों को हिस्सा चाहिए। अगर दोबारा किसी ने अपना मुंह खोला तो मैं तुम सबको मार दूंगा। इस आदमी की बात सुनकर कुछ लोग जो बाकी गार्ड से सीनियर पोजीशन पर थे और ज्यादा हिम्मत वाले थे, उन लोगों ने उस आदमी का साथ देते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा, इन लोगों को मार देना चाहिए। आखिर इन लोगों की औकात ही क्या है। हम लोग सीनियर हैं और हम जो डिसाइड करेंगे वही होगा। इन लोगों को नहीं पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं, और बेहतर होगा कि इन्हें टाइम रहते अपनी बेहतरी समझ आ जाए, वरना मैं इन लोगों को खुद अपने हाथों से मार दूंगा। जैसे ही पिछले लाइन में खड़े लोगों ने इन आदमियों की बात सुनी तो सब लोग डर गए और किसी ने भी आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे लोग सच में अपने सीनियर लोगों से नहीं लड़ पाएंगे। इसीलिए उन लोगों को हार माननी पड़ी और अपना मुंह रखना पड़ा। धमकी देने के बाद एक बार फिर से वह डरावना दिखने वाला बॉडीगार्ड उस लॉकअप के पास आकर खड़ा हो गया और एक नजर पीछे मुड़कर बसा, अपने आसपास के लोगों को देखा। कोई भी अब उसके काम में दखल देने के बारे में सोच भी नहीं रहा था। इस बार उसने बिना इंतजार किए लॉकअप का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही वह आदमी दरवाजा खोलकर अंदर गया तो इसकी नजर तुरंत उस कोठरी में रितिका को ढूंढने लगी। तभी रितिका उसे एक कोने में बैठी हुई दिखी। रितिका को देखते ही उसकी आंखों में फिर से वही घिनौनी सोच दिखाई देने लगी और उसने अपने मुंह से बकवास बातें करते हुए रितिका से कहा, लिटिल प्रिटी गर्ल, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। यह आदमी किसी भी हाल में किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि ये जानते थे कि ये चाहे जितने ताकतवर और भयानक दिखते हो, पर अभी भी है तो एक नौकर ही और शुक्ला। परिवार के नौकर होने के नाते इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह बिना शुक्ला परिवार की इजाजत के किसी को भी नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए बाहर जिन लोगों को इस आदमी ने पीटा था, वे लोग भले ही अभी भी जमीन पर पड़े हो, पर उन्हें इतना नहीं मारा गया था जिससे कि उन्हें मौत आ जाए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग अभी भी कोठरी के बाहर खड़े थे, वे लोग धीरे धीरे कोठरी के पास आए और अपनी गर्दन निकालकर अंदर की तरफ झांकने लगे। ये लोग भी अंदर क्या होने वाला है उस नजारे को देखना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो रेहान अभी तक घबराया हुआ था और ठंडे पसीने में भीग चुका था, उसने जल्दी से खुद को संभाला, क्योंकि बाहर खड़े हुए गार्ड ने उसे अभी तक नोटिस नहीं किया था। रेहान को किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए उसने जल्दी से खुद को संभाला और मन ही मन सोचने लगा कि जिस मॉस को इन लोगों ने चबा था और आग में डाला था, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि धीरे धीरे उसका असर दिखा रहा है। जो लोग शरीर से थोड़े कमजोर थे, उन लोगों पर इसका असर होना शुरू हो गया था, और जो लोग ताकतवर थे, उन लोगों पर इसका असर धीरे धीरे होने वाला था। बस रेहान और रितिका को तब तक इस सिचुएशन को संभालना था और अपने आप को इन लोगों के सामने कमजोर नहीं पड़ने देना था। इस मॉस का असर कितनी देर में होता है, इस बात को मेजर करने के लिए कोई भी टेक्निक नहीं थी। इसीलिए रितिका और रेहान दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि इनके सामने खड़े हुए ये लोग कब तक बेहोश होंगे। फिलहाल तो रेहान और रितिका दोनों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि जो लोग इस सेल में आ चुके हैं, उन लोगों को यहां से बाहर कैसे निकाला जाए या इन लोगों से कैसे डील किया जाए, क्योंकि ये लोग लगातार अपनी नजर रितिका की तरफ ही गड़ाए जा रहे थे। रेहान जल्दी से जाकर रितिका के पास बैठ गया। ऐसा लग रहा था कि उसे रितिका की चिंता हो रही है और वह उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ
जो गार्ड बॉयाना अभी तक अंदर आ चुके थे, वह उनकी चिलचिलाती आंखों से बचकर रितिका के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहीं जो गार्ड सबसे पहले आया था, उसे बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए थी, इसलिए उसने अपने पीछे आ रहे बाकी गार्ड्स को पलटकर गुस्से से देखा और उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोगों को अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बाहर ही मेरा इंतजार करो। इस आदमी की बात सुनकर कुछ लोग तुरंत पीछे हट गए और ईमानदारी से बाहर इंतजार करने लगे। रेहान के पीछे छुपी हुई रितिका फिलहाल एक डरे हुए सफेद खरगोश की तरह लग रही थी, जिसकी तरफ यह खूनखार आदमी धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था। इस डरावने आदमी ने खूनखार हंसी हंसते हुए फिर से रितिका को देखकर कहा, हे प्रिंसेस, मुझसे छुपने की जरूरत नहीं है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। रितिका को डरता हुआ देखकर उस आदमी को और ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि लड़ाई लड़ने वाले लोगों के लिए अपने दुश्मन का डरना इन्हें सबसे ज्यादा ताकत देता है। वहीं रितिका को प्रोटेक्ट कर रहे रेहान ने डरते हुए धीरे से रितिका के कानों में खुसफुसते हुए कहा, तुमने जो प्लान्स दिए थे वह तो अभी तक काम ही नहीं कर रहे हैं। ये लोग अभी तक बेहोश क्यों नहीं हुए? तुमने अच्छे से पढ़ाई की थी ना? यह प्लांट काम करेंगे भी या नहीं? जिन लोगों को उस खूनखार आदमी ने मारा था, वह लोग अभी तक जमीन पर पड़े थे और वापस खड़े नहीं हुए थे। पर यह कह पाना मुश्किल था कि वे लोग मार खाने की वजह से बेहोश हुए थे या फिर मॉस प्लांट की वजह से काफी देर हो गई थी। पर अभी भी किसी भी गार्ड को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बेहोश होने वाले हैं। इस वजह से रेहान अभी ज्यादा नर्वस और परेशान हो गया था। वहीं दूसरी तरफ रितिका अभी भी शांति से रिलैक्स होकर बैठी हुई थी। भले ही वह रेहान के पीछे छिपी हुई थी, वह चाहती थी कि यह सभी गार्ड्स कोई एक्शन ना ले या फिर इन्हें यहां आने में थोड़ा टाइम लगे। रेहान का सवाल सुनकर रितिका ने नॉर्मल टोन में कहा, चिंता मत करो, आधे मिनट से भी कम टाइम में ये सभी लोग यहां बेहोश मिलेंगे। रितिका का कॉन्फिडेंस देखकर एक बार के लिए तो रेहान हैरान था, पर अगले ही पल चिंता में आ गया, क्योंकि जब तक के लोग बेहोश नहीं हो जाते तब तक रेहान कुछ भी नहीं कर सकता था। वही जब उस डरावने गार्ड ने देखा इतनी टिपिकल सिचुएशन में भी रेहान रितिका से धीरे धीरे बातें कर रहा है, तो उसे यह बात पसंद नहीं आई और उसने नाराज होते हुए कहा, ए बच्चे, तू इस लड़की से क्या बातें कर रहा है? जल्दी कर, और तेरे पीछे जो लड़की छुपी हुई है उसे मेरे हवाले कर दे। इस आदमी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए इस आदमी से कहा, ओए मुन्ना, अगर तूने मेरी दोस्त को हाथ भी लगाया तो ध्यान रखना, कहीं यह धरती आकाश वायु मिलकर कोई ऐसा जहर ना पैदा कर दे जो तुम सब लोगों को यहीं मार दे। ये अपना यह फिल्मी डायलॉग बोलकर रेहान रितिका की तरफ देखने लगा, जो हैरानी से उसे ही देख रही थी। उसकी अच्छी खासी साइंस को रेहान ने मैथोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया था। हालांकि सामने खड़ा वह गार्ड, जिसका नाम मुन्ना था, उसने रेहान का यह फिल्मी डायलॉग सुनकर उस पर हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अभी भी ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपने इस छोटे से शरीर के साथ मेरा कुछ भी बिगाड़ सकते हो? आज मैं उस लड़की को हाथ लगा कर रहूंगा, और तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इतना कहकर मुन्ना रेहान की तरफ बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर रेहान को रितिका के सामने से हटाना चाहता था। मुन्ना के मन में अभी भी यही चल रहा था कि अगर रेहान उससे इस मामले में लड़ना भी चाहे तो वह उसके साथ भी लड़ सकता है। मुझे नहीं पता, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं। पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, कहीं हमारे खाने में तो कुछ मिलाया हुआ नहीं था या फिर हमने जो ड्रिंक की थी उसमें कुछ मिलाया हुआ तो नहीं था। यहां जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो सब लोग एकदम से डरने लगे थे। उन लोगों ने इस तरह की सिचुएशन अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखी थी। 1 मिनट पहले तक ये सब लोग बिल्कुल ठीक थे और अचानक से ही ये सब लोग एक साथ ग्राउंड पर गिर गए। अपनी इस तरह की हालत देखकर ये सब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ अचानक से क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने जब देखा कि उनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है
तो रेहान के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने गहरी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया, क्योंकि 1 मिनट पहले तक वह बहुत ज्यादा डर गया था। उसे लग रहा था कि शायद वह रितिका को नहीं बचा पाएगा। रेहान मन ही मन सोच रहा था कि सच में रितिका बहुत बड़ी चीज